Good evening, everyone. Still, peoples are coming. Okay. We'll start just in 5 minutes. 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे हम लोग. एक बार बच्चे आ जाएं सारे. नमस्कार जी, नमस्कार. एक बार मैसेज में आप लोग चैट में मुझे एक बार बताइए प्लीज कि आवाज क्लियर है. मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं. कि आपको स्क्रीन क्लियर है. कुलदीप सिंह रेज्ड हैंड. यस कुलदीप, कुशदीप, प्लीज आस्क. क्लियर है. ओके. अभी बच्चे आ रहे हैं अभी. आ जाइए फटाफट आ जाइए. शुरू करेंगे फिर. कुशदीप गुड इवनिंग. अभिषेक गुड इवनिंग. अमित, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है. और सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद कि आपने इतने अच्छे परिश्रम के साथ क्लास 12 सीबीएसई को पास किया. मोदी जी का जय जयकार किया आप लोगों ने. अच्छी बात है. ऐसी किस्मत भी 100 साल में किसी किसी बच्चे की होती है कि बिना बोर्ड एग्जाम दिया आप बोर्ड क्लियर कर जाओ. इससे अच्छा और क्या चाहिए, है ना. लेकिन क्योंकि हम लोग सीए कर रहे हैं तो इसका मतलब जितने बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप सब कहीं ना कहीं टॉपर हो गए. देखो, टॉपर कभी भी मार्क्स से नहीं होता. मैं हमेशा कहता हूं टॉपर होता है आपके अपने जज्बे से और आपके लड़ते रहने की हिम्मत से. वो टॉपर होता है. तो आप सब टॉपर हैं. सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छा डिसीजन आप लोगों ने डिसाइड किया कि सीए करना है. यकीन मानिए मार्केट में अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से सीए को डिफाइन करते हैं. जो शायद खुद कभी कामयाब नहीं हो पाए वो इसको कहते हैं कि भाई ये नहीं, अच्छा कोर्स नहीं है, मेहनत ज्यादा मांगता है, उसके अकॉर्डिंग रिटर्न नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है सर. और ये मैं अकेला नहीं, पूरी टीम में आप देख रहे हो हमारी पूरी टीम में 3 चार्टेड है. और अनुराग सर जो हैं वो भी किसी चार्टेड से कम नहीं है, प्रोफेसर लेवल पे मैथ्स पढ़ाते हैं. तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसी चीज की कामयाबी कि आप लोगों ने सीए जैसे बड़े कोर्स को चुनने की. जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना बच्चे 2008 में, तो मेरे को भी रिलेटिव्स ने बोला, सबने बोला कि यार कैसे करेगा. देखो किसी का ना म्यूट नहीं है शायद. एक तो म्यूट का थोड़ा सा आप लोगों को प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा. हर क्लास के एंड में या हर टॉपिक के एंड में एक ओपन हाउस होगा जहां पर मैं आप लोगों से डाउट लूंगा. और यही रीजन है कि हमने जूम चुना है. क्योंकि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, आप लोग जूम पर कंफर्टेबल हो चुके हो. क्योंकि पिछले 2 साल से 11th और 12th से आप जूम से जुड़े हुए हो. जो इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट वीक के बाद मिलेंगे. जब एक बार बच्चा फाइनल हो जाएगा, आप लोग फाइनल हो जाओगे, हाँ जी सर हम लोग हैं, हम लोग आपके साथ कंटिन्यू करेंगे. आपने ग्रुप का नाम देखा सीए इन 1 अटेम्प्ट. और यकीन मानना एक अटेम्प्ट में निकलेगा. जो टीम आप लोगों के साथ में लेकर आया हूं, हमारी जो ये टीम है ये अलग अलग एरिया से अलग अलग लेवल पर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाती आ रही है. मेरे ख्याल से पिछले, देखो हर किसी का अपना एक एक्सपीरियंस है. मैं अपने एक्सपीरियंस की अगर बात करूं, सीए 2008 में स्टार्ट हुआ, 2013 में कंप्लीट हुआ, 1 अटेम्प्ट में कंप्लीट हुआ. और 2008 में कैसे, जैसे 2008 में मैंने 12th में घुसा, 12th क्लियर की, सीए फाउंडेशन में घुसा, 2009 में सीए क्लियर हुआ. 2009 में जैसे सीए हमारा क्लियर हुआ, मैंने सीए फाउंडेशन पढ़ाना शुरू कर दिया. जैसे ही सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ, अब आप वहां से लगा लो कितना एक्सपीरियंस है. हालांकि बच्चे कई बार पूछते हैं, मैं कहता हूं सर एक्सपीरियंस ठीक है, एक्सपीरियंस है, मेन चीज क्या है कि आपको गाइड कर रहा है एक प्रोफेशनल, आपको गाइड कर रहा है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट.
आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको आगे के लिए भी बता रहा हूं इस चीज को, अभी तो ये डेमो लेक्चर्स है, अभी तो ये डेमो लेक्चर्स हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहते हैं, नहीं जुड़े रहते हैं, डेमो के बाद आप फाइनल होते हैं, नहीं, मेरा ये नंबर है, लाइफ टाइम नंबर चलेगा, इसको सेव रखना अपने पास। मैं सीए फाउंडेशन भी क्यों बोलूं, मैं क्लास 11 से लेकर और सीए फाइनल तक, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक अकाउंट्स की क्लासेस देता हूं। हर लेवल पर अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिल्कुल मतलब अगर आज हम काटेंगे ना, नसों को भी मैं काटूंगा तो खून की जगह हो सकता है अकाउंट्स ही निकले। तो अकाउंट्स उस लेवल तक मेरे अंदर घुस चुका है। तो और सिर्फ अकाउंट्स की गाइडेंस नहीं दूंगा आपको, आपको लाइफ में कहीं पर कभी भी फंसते हो सीए कोर्स को लेकर, चाहे वो आर्टिकलशिप को लेकर हो, चाहे वो इस चीज को लेकर हो कि सर फाउंडेशन हो गया, आगे किससे कोचिंग ले, कैसे ले, भाई नो डाउट आगे हम भी देंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, उसमें बच्चे क्वेश्चन, ये ना बच्चों का ही फोन होगा, आप में से किसी का होगा, 1 सेकंड देना मुझे, आज थोड़ा सा रहेगा ये चीज क्योंकि बच्चे फर्स्ट टाइम है, जाना नहीं यही रहना। बच्चों को दिक्कत आ रही है जूम को कनेक्ट करने में, हो सकता है सर, चलिए आ जाएंगे धीरे धीरे। अब मेन इशू क्या आता है सर सीए कोर्स को लेकर, देखो सबसे पहले तो ना आप लोगों को अपने डर से बाहर निकलना पड़ेगा। सीए कोर्स में, सीए कोर्स में मुश्किल है, मैं मना नहीं करता कि सर मुश्किल नहीं है, बट अगर कुछ बड़ा पाना है तो वो थोड़ा सा तो मुश्किल पड़ेगा ना। कोई बिल्कुल हलवा आपकी थाली में तो रख नहीं देगा, लो बच्चे खा लो और कमाओ, ऐसा नहीं है। सीए कोर्स को कभी भी ना सिर्फ इनकम में मत कंपेयर करो कि सर उस कोर्स में इतनी अर्निंग है, उस कोर्स में इतनी अर्निंग है। आप अपने आसपास देखो कितने सीएस आपको मिलते हैं, सीए बनते ही आप एक सोसाइटी में अलग लेवल पर आ जाते हो सर। जिस कोर्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर भी आकर कहता है कि भाई मेरे साइन से ज्यादा इनके साइन की पावर है, तो कुछ तो बात होगी ना उस कोर्स में। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने डिसीजन लिया है कि आपने सीए जैसे कोर्स को चुना। अब रिजल्ट अभी आप लोगों का आया नहीं होगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लेना। क्यों, सीए कोर्स में आपकी कोई मिनिमम परसेंटेज तो है नहीं 12th में, आपको सिर्फ पास होना है, और पास तो ये करेंगे ही, फेल तो इस बार किसी को करने से रहे। आईसीआई की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करा लिया होगा, नहीं कराया होगा तो मुझे बता देना, अलग से एक शेड्यूल रख दूंगा, उसमें बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों के साथ अगर बात करूं हमारे सीए फाउंडेशन के बारे में, टोटल, हालांकि अब तक आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी मिल चुकी है। टोटल जो सब्जेक्ट है आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं। अकाउंट्स आप लोग क्लास 11 क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा इको क्लास 11 क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। इको के अलावा आपके पास मैथ्स क्लास 11 क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हो आप लोग। एक नया सब्जेक्ट आता है लॉ, तो लॉ को समझने में जरूर थोड़ा सा आपको समय लगेगा, तो अपने आप को टीचर को भी टाइम दीजिएगा। अब आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट देखो, कॉमर्स में 99% बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स होता है, तो अकाउंट्स आपका भी फेवरेट होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 11th-12th में आपको अकाउंट्स अच्छे से ना पढ़ा हो, क्योंकि शायद आपके तो दोनों ईयर ही ऑनलाइन निकले हैं, है ना। 11th-12th नहीं, खाली 12th, 11th आपने फेस टू फेस लिया होगा, तो थोड़ा सा बेस कहीं ना कहीं हो सकता है वीक हो जाए। हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का रहेगा आपके पास, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, और इस 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 40% चाहिए। लेकिन मैं 40% नहीं बोलूंगा, क्योंकि ओवरऑल आपको 50% चाहिए, इसीलिए मैं 50% लिख रहा हूं। भाई अगर आप 100 में से 40-40 हर सब्जेक्ट में ले भी आते हो तब भी 160 होता है, 160 पे पास नहीं होते। पासिंग परसेंटेज, पासिंग क्राइटेरिया ये है कि ओवरऑल
400 में से 200 नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे। तो भाई हम ऐसी बातें क्यों सोचें कि सर 40-40 ले आए, क्यों ले आए सर 40-40। अब हम लोग वो हैं, आप लोग वो हैं जो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में अब की बार अगर एग्जाम होता तो फाड़ के रख देते, कम से कम 80 नंबर, कम से कम 90 नंबर का आप लोग टारगेट करके चल रहे थे। गलत तो नहीं कह रहा मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। 70% तो सोच रहे थे यार कम से कम। अब उस 70 की भी नहीं कह रहे हम किसकी कह रहे हैं, 50 की। और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि 50 लाओ छोड़ दो, सर आप 90 लाओ, 99 लाओ, मेरे लिए तो अच्छी बात है, बट मैं आपको एक पासिंग क्राइटेरिया बता रहा हूं। अब इसमें भी अगर मैं थोड़े से टफ की बात करूं ना बच्चे, इको और लॉ दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मार्क्स लाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, मुझे तो पड़ता था, ठीक है। मैथ्स आपको पता है कॉमर्स के बच्चे मैथ से कितना लगाव करते हैं, जितना मैं करता था अपने टाइम पर उतना ही आप लोग करते होंगे कि यार मैथ से बेड़ा गर्क है, ये बस फाउंडेशन में है, एक बार यहाँ से निकले उसके बाद आगे मैथ्स का कहीं नाम ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है, और ये एक बड़ा रीजन भी होता है कि कॉमर्स का बच्चा सीए में घुस जाता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर सीए फाउंडेशन क्लियर करना है, और अगर क्या होता है सर, करना ही है आपको, सीए फाउंडेशन एक बारी में क्लियर करना ही है, उसके लिए अकाउंट्स में कम से कम 70 मार्क्स लेकर आना। और अकाउंट्स नहीं कहता मैं, हो सकता है आप उनमें से हो, उस गिने चुने बच्चों में से हो जिनका अकाउंट्स वीक है, मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, तो फिर मैथ्स में एटलीस्ट 70 मार्क्स लेकर आना, क्योंकि वही ओवरऑल कवर करेगा आपको। कोई एक सब्जेक्ट ऐसा रखना है आपको कि वो आपको 70 प्लस मार्क्स बचे देकर जाए, हर हालत में ऊपर भी देकर जाए। 12th क्लास जब मैं 12th का लेता हूँ, वेबिनार लेता हूँ या 12th की क्लासेस लेता हूँ, तो मैं 99% से नीचे बात नहीं करता, लेकिन यहाँ पे मैं वो बातें करूंगा ना तो वो बेकार की बातें हैं सर। देखो हमारे को जब सीए में 70% 69% पे तो ऑल ओवर इंडिया रैंक आ जाती है, फाइनल की और इंटर की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपसे ये कैसे कह दूं कि भाई 90% लेकर आना, ले आओ अच्छी बात है, हो सकता है आप इतिहास रच दो, आपके साथ साथ मेरा नाम भी हो जाएगा, बट वो एक अलग बात है। मेन मुद्दा ये है कि जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से करना है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं अपने लेक्चर्स को, अपनी क्लास को, एक चीज का जरूर ध्यान रखना, साथ के साथ नोटिंग नहीं होगी, मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगा। कोई भी क्लास कोई भी टीचर लेता है हमारा, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर हमारी ऐप पर अपलोड होगा, वो ऐप आपको इंस्टॉल करनी होगी और उस पर आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लोगे। अभी ये फर्स्ट वीक चल रहा है, ये डेमो लेक्चर चल रहा है, किसी के 2 लेक्चर हो, किसी के 3 हो जाएं, जैसे अकाउंट्स और मैथ्स के इस वीक में 3 लेक्चर आएंगे, तो तीनों फ्री हैं आप लोगों के लिए, कोई पैसा नहीं है। आप तीनों लेक्चर लो, आराम से सेटिस्फाई करो अपने आप को, पूरा सेटिस्फाई हो तभी पेमेंट करो हम लोगों को, क्लियर बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी पे भरोसा है। नेक्स्ट वीक जब हम करेंगे, 2 हफ्ते हो गए, उसके बाद शेड्यूल बना लेना हर संडे। आप देखोगे हमारे शेड्यूल में कोई संडे को क्लास नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है कि संडे छुट्टी है ना, बिल्कुल नहीं। हर संडे आपका जितना हो चुका है उसका टेस्ट रहेगा, और उसके बाद हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं जून जुलाई अगस्त एंड या सितंबर मिड तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। अगर सितंबर मिड तक भी होता है, सितंबर मिड तक भी होता है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं सितंबर आधा, अक्टूबर पूरा और नवंबर आधा, 2 महीने बचते हैं। इन 2 महीने में अपन लोगों को अच्छे से फुल कोर्स के टेस्ट लेने हैं अच्छे से। तो क्लास टेस्ट और आपका जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो तो साथ साथ चलता रहेगा, जो पेपर ऑब्जेक्टिव है उसका टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा, जो पेपर सब्जेक्टिव है उसका टेस्ट सब्जेक्टिव होगा, कोई खिचड़ी नहीं पकाई जाएगी। वो टेस्ट भी आपको ऐप पे मिलेगा, कैसे मिलेगा वो सब हम समय के साथ साथ आपको बताएंगे। बस ध्यान क्या रखना है, कैसे पढ़ना है सर ये और बता दो एक बार। बिल्कुल बच्चे आपको बता देता हूं, भाइयों बहनों, पढ़ने का तरीका देख लो। और अब आपको कोई वो नहीं बता रहा जो खुद साइंस साइड से हो, नहीं भैया, खुद सीए हूं, किसी को डाउट होगा व्हाट्सएप करना, डिग्री भेजूंगा, और प्रैक्टिस में भी हूं, पिछले 8 साल से प्रैक्टिस में भी हूं। प्रैक्टिस समझते हो, अपना ऑफिस होना, वहां पे क्लाइंटेज होना, तो पिछले 8 साल से प्रैक्टिस में भी हूं, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको गाइड करूंगा। जो मैंने किया अपनी लाइफ पर और जिससे मुझे रिजल्ट मिला वही बताऊंगा। जब जिस दिन क्लास हो रही है, जैसे आज क्लास है, आपका क्लास आपकी किसी दिन 1.5 घंटे की है, किसी दिन 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, उनके अलावा आपको कम से कम 4 आवर्स, बहुत ज्यादा तो नहीं बोल रहा मैं, कम से कम 4 आवर्स देने हैं।
और देने कैसे हैं? हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है, ये ध्यान रखना। अब ये चलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, 4 आवर्स एक्स्ट्रा और क्लास, सिंपल। अब जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये टाइमिंग ड्यूरेशन बढ़ाकर कर देनी होगी कहीं ना कहीं 7 घंटे या 6 घंटे आप मान के चलो, वैसे 7 घंटे लगा लो इसको, जिसमें कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको 2-2 घंटे, और जो बाकी बचे 2 सब्जेक्ट उनको 1.5 घंटा। वो सिस्टम अपन को बिल्कुल नहीं चलता कि भाई पहले एक सब्जेक्ट कर लेता हूँ फिर दूसरा करूंगा, फिर एक करता हूँ फिर दूसरा करूंगा, ना जी ना, फिर तो कर लिया आप लोगों ने। इसको डस्टबिन थ्योरी बोलता हूँ मैं। डस्टबिन थ्योरी का क्या मतलब होता है? अगर आपने तय किया मैं 15 दिन सिर्फ अकाउंट्स करूंगा, 15 दिन के बाद लॉ, उसके बाद ये, उसके बाद वो, तो जब आप चौथे सब्जेक्ट तक पहुंचोगे तो पहले वाले सब्जेक्ट में 45 दिन का गैप आ चुका होता है, तो वो डस्टबिन में चला गया जितना पढ़ा था आपने। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। सीए कोर्स में कोर्स मुश्किल नहीं है, उसको कैरी कैसे करना है, एग्जाम तक कैसे लेके जाना है, आपके छोटे से दिमाग में बड़ा सा कोर्स कैसे फिट होगा, ये चीज मेन है। सीए कोर्स से रिलेटेड डाउट होंगे तो हम अलग से भी लेंगे बाद में। अभी मुझे एक चीज क्लियर करो बच्चे, आप में से कोई ऐसा भी है जो साइंस साइड से हो? अगर कोई साइंस साइड से है तो सिर्फ अपना माइक ओपन करके बोलेगा। नहीं है, ठीक है। अब मेरे को एक ये बताओ, मैं अकाउंट्स को बिल्कुल बेसिक से लेके चलूं क्लास 11th वाले से, या आपको आता है अच्छे से अकाउंट्स? देखो क्लास लेने के 2 तरीके हैं बच्चे। एक तरीका है मैं बोलता रहूं आप सुनते रहोगे, उसका कोई खास यूज नहीं होगा जब तक कि इंटरेक्शन नहीं होगा। अगर इंटरेक्शन होगा तभी आपको लगेगा कि हाँ ये फेस टू फेस चल रहा है, अदरवाइज आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे कि ठीक है यार सर तो हमें देख नहीं रहे। बच्चे मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना है, इस चीज को फर्क को समझना। मैं सीए बन चुका हूँ, मेरा तो एक कोर्स जाएगा दूसरा कोर्स आएगा, मैटर ही नहीं करेगा सर। मैटर क्या करेगा? आपका पास होना, मेरे लिए भी और आपके लिए भी अच्छे नंबरों से पास होना। तो प्लीज थोड़ा सा जो भी मैं सवाल पूछूं कोशिश करें कि आप उसका जवाब दें। मैं, हालांकि आपका जवाब कुछ भी होगा, मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं अकाउंट्स के इंट्रो पर लेकर आऊंगा। अकाउंट्स के इंट्रो पर मैं आप लोगों को लेकर आऊंगा कि अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स में हम लोग क्या पढ़ा करते थे। सर आपको पता होगा हमारे अकाउंट्स में 2 अलग अलग अप्रोचेस चलती थी। हमारे अकाउंट्स में 2 अलग अलग अप्रोचेस चलती थी। अगर आपको जवाब आता है तो आप बोल सकते हैं प्लीज। क्लास 11th का टॉपिक है। मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। यस सर, वेरी गुड। ये आया ना मजा। एक मॉडर्न अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच। बिल्कुल, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में की गई? बेसिकली 3 पार्ट्स में की गई थी, मैं आपको बताता हूं। पर्सनल, इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल को फर्दर सब डिवाइड किया गया था रियल, नॉमिनल। इम्पर्सनल को फर्दर सब डिवाइड किया गया था रियल एंड नॉमिनल। अगर मैं मॉडर्न अप्रोच की बात करूं आपसे, मॉडर्न अप्रोच में बता सकते हो अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 5। देख लो बेसिक्स है ये सारा। मैं सीए फाइनल तक भी पढ़ाता हूं ना, तो पहले लेक्चर में यही चलता है, चाहे मैं सीए फाइनल पर हूं, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं होता सर कि आप लोगों को याद होगा। अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। मैं इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन को, मैं क्या मतलब अकाउंट्स इस मॉडर्न क्लासिफिकेशन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता था, और मैंने उस 5 पार्ट्स को 2 फैमिली में कन्वर्ट कर दिया। LIC, LIC, LIC क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है। L फॉर लाइबिलिटी, I फॉर इनकम,
C फॉर कैपिटल, और दूसरी फैमिली है आपके पास AE, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस। याद होगा आप लोगों को, पूरा अकाउंट्स इन 5 पार्ट्स में डिवाइड होता था, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब हम लोग ये देखते थे किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से या तो ये अकाउंट्स इंक्रीज होते थे या फिर ये अकाउंट्स डिक्रीज होते थे, किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से। तो मैंने, आपके टीचर ने आपको बताया कि भाई अगर LIC, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल में कुछ भी इंक्रीज होगा, ये एक फैमिली है, LIC एक फैमिली है, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल में कुछ भी इंक्रीज होगा तो उसे क्या किया जाएगा? डिंग 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 डिंग। क्या किया जाएगा, बोलो? क्रेडिट। माइनस। क्रेडिट, 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 बिल्कुल। और अगर इनमें से कुछ भी डिक्रीज होगा तो उसे क्या किया जाएगा? डेबिट। एसेट और एक्सपेंस इसके जानी दुश्मन है, इसके राइवलरी हैं, जो ये करते हैं ये उसका ऑपोजिट करता है। तो अगर इनमें से कुछ भी इंक्रीज हुआ तो क्या किया जाएगा? डेबिट। और अगर कुछ भी डिक्रीज हुआ तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट। अच्छा, आप लोग चैट में बोल रहे हो, मैं तो अब ध्यान दिया। ठीक है जी, मैं अभी कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है सर, कोर्स पढ़ाओ, जल्दी कोर्स पे आऊंगा सर। अच्छा, आपका कोर्स दिखाऊं आपको सर? कोर्स में भी कुछ बहुत ज्यादा अलग थोड़ी है। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका कोर्स है, कैश बुक आपका कोर्स है, अदर बुक आपका कोर्स है, BRS आपका कोर्स है। अब ये सारे चैप्टर कौन सी क्लास में पढ़े थे आपने? 11th में पढ़े थे। अब मैं जो स्टार्ट करता हूँ वो स्टार्ट करता हूँ अपने लेक्चर्स को जर्नल से और रेक्टिफिकेशन से। सर क्या रेक्टिफिकेशन आता भी है या आप वैसे ही पढ़ा रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो सर? वैसे कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये पेपर खोला आपके सामने, आपके अटेम्प्ट से जस्ट पहले जनवरी में पेपर हुआ था। टोटल 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं सर, 5 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी आता है, BRS भी आता है, सब कुछ आता है सर। ये रहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर मेरी बातों पे भरोसा ना हो। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी तो बेसिक है, लेकिन मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे करा दूंगा जब तक कि मुझे ये भरोसा नहीं होगा कि आपको जर्नल आती है कि नहीं। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। मैंने इसीलिए बोला 2 की जगह 3 क्लास ले लेना फ्री, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ये बेसिक है सर, मैंने आपके साथ बेसिक किया, डन। अब आपने कंसेप्ट पढ़ा अकाउंट्स में, जल्दी जल्दी करा रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बेसिक्स में। ड्यूअल एस्पेक्ट, कोई बता सकता है सर ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब? सर डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का। यस, ड्यूअल एस्पेक्ट कहता है बच्चे कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन will impact two sides। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसके 2 साइड्स पर इंपैक्ट जाएगा। और ये 2 साइड्स कौन कौन सी होंगी? इन 2 साइड्स को नाम दिया गया था डेबिट क्रेडिट। इन 2 साइडों को नाम दिया गया था डेबिट एंड क्रेडिट। अब जिन लोगों को बेसिक आता है, क्या वो मुझे DR की फुल फॉर्म बता सकते हैं? चैट में नहीं सर, बोल के। चैट का यूज बहुत कम करूंगा यार, उसमें इंटरेक्शन नहीं आता, मजा ही नहीं आता अपन को क्लास में फिर। हाँ भाई, कर सकते हो? DR की फुल फॉर्म आप बोलोगे सर DR की फुल फॉर्म तो डेबिट होती है, CR की फुल फॉर्म क्रेडिट होती है। नहीं बच्चे, DR की फुल फॉर्म डेबिट नहीं होती है। DR स्टैंड्स फॉर डेबिट रजिस्टर या फिर डेबिट रिकॉर्ड। इसी तरीके से क्रेडिट रजिस्टर
या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड, डेबिट रजिस्टर या डेबिट रिकॉर्ड कह लो, क्रेडिट रजिस्टर या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड कह लो। डन, बिल्कुल डन सर। ये आपके साथ मैंने 12 पढ़ा। अब ये हमारा बेसिक हुआ करता था कि अच्छा कोई भी अकाउंट होगा, वो अकाउंट आपका 5 में से किसी एक जगह जाएगा या 2 जगह जाएगा, हर एक को डबल इम्पैक्ट मिलेगा, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। अब ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 4 5 एंट्रीज आपको करके दिखा रहा हूँ जर्नल की, कि जर्नल क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा अपने कोर्स का चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो सीक्वेंस गिवन है हम उसी सीक्वेंस में चलेंगे, पहले ही देख लीजिएगा, हम सीक्वेंस चेंज नहीं करते हैं। इसमें से आपका ये एनपीओ नॉन मैन्युफैक्चरिंग नया है, फाइनल अकाउंट पुराना है, पुराना इन द सेंस के कुछ चेंजेस के साथ आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप आपका 12th एडमिशन रिटायरमेंट इन्वेंट्री नया है, डेप्रिसिएशन नया है डेप्रिसिएशन, पुराने वाला डेप्रिसिएशन नहीं है ये। एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट नया है, इशू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर ये नया है, ठीक है। और एडमिशन में या पार्टनरशिप में जब आपने अभी सीबीएसई से अगर 12th करी है तो उसमें कुछ कोर्स कट चुका था, तो वो भी यहाँ पर आपको एड ऑन होके पढ़ना पड़ेगा। कंसाइनमेंट, इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो इससे पहले कि मैं रेक्टिफिकेशन पे आऊं, आपके साथ डिस्कस करते हैं 2 4 जर्नल एंट्रीज। गुड्स सोल्ड टू राम ₹5,000। हाँ जी, कौन बताएगा, कोई बताना चाहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। कोई और? ये गलत है। राम टू सेल्स। राम टू सेल्स। अब ये बेसिक का वीक है, देख लो, मैं ये नहीं कह रहा वीक है, बस याद नहीं है आपको। अगर ये नहीं बताया कि कैश है या क्रेडिट है, अगर ये नहीं बताया कि कैश है या क्रेडिट है और नाम दिया होता है तो क्या माना जाता है? उधार माना जाता है। तो उधार माना जाएगा तो आपका डेटर क्रिएट होता है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन पे मैं अभी टाइम नहीं लगाऊंगा, बीइंग गुड सोल्ड या वो आप कर लो, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे ये दे दिया गया गुड सोल्ड ₹4,000, यहां पर ना तो ये है कि ये क्रेडिट पर है, ना ये गिवन है कि ये कैश पर है, लेकिन नाम गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, ना कैश गिवन है, ना क्रेडिट गिवन है, ना नाम गिवन है। तो जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम लोग उसको मानते हैं कैश। तो अपन जो एंट्री करेगा, अब करेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर बैंक या कैश लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हो, बस ये मोदी राज में थोड़ा सा कैश को लेके दिक्कतें हैं तो हम लोग बैंक लिख देते हैं, वरना बैंक और कैश को दोनों को सेम माना गया है, दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। अब एक अगर मैं आपसे बोलूं फर्नीचर, अब ये जो मैं आपको एंट्रीज पढ़ा रहा हूं ना, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो इनका डायरेक्ट रिलेशन आएगा रेक्टिफिकेशन में एरर ऑफ प्रिंसिपल से। तो प्लीज 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 ध्यान से समझना बिल्कुल। अगर आपने ये गलती कर दी कि सर बेसिक है बाद में ज्वाइन करता हूं, तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा भाई। फर्नीचर परचेज ₹11,000 और फर्नीचर टू बैंक। एक ने बोला फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि बैंक कहूं या कैश कहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन। फोर्थ,
गुड्स परचेज्ड ₹6,000, इसकी क्या करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट जो मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर हम कोई एसेट परचेज करते थे तो हम उस एसेट का नाम लिखते थे, लेकिन अगर हम गुड्स परचेज करते थे तो हम उस गुड्स में ना गुड्स नहीं लिखते थे, हम परचेज अकाउंट डेबिट करते थे टू कैश या बैंक। कैश और बैंक बार बार बोल रहा हूँ बच्चे, कोई फर्क नहीं है दोनों से। डन। अब मुझे एंट्री बताना। आपने देखो यहाँ पे गुड्स सोल्ड किए थे राम को, आपने राम को सोल्ड किए थे 5,000 में। राम बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 50 पैसे in a rupee will be recovered। इंसॉल्वेंट का मतलब समझते हैं आप लोग? कितने थे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। रुको, मेरा सवाल ये नहीं था अभी एंट्री का। मेरा सवाल ये था कि क्या आप इंसॉल्वेंट का मतलब समझते हैं? यस सर। हाँ सर। इंसॉल्वेंट का मतलब कि वो पैसा अब बैड डेट हो चुका है। बैड डेट हो चुका है। अब 50 पैसे इन आ रुपी, प्लीज म्यूट कर दिया करें बार बार। 50 पैसे इन आ रुपी आपको रिकवर्ड हुआ। 50 पैसे इन आ रुपी का मतलब है 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे। कई बार मैं पूछता हूँ ना 11th में, बच्चा कहता है सर 60 पैसे, है ना? आपके भी हो सकता है किसके दिमाग में आया हो सर 100 पैसे। तो 100 पैसे में से अगर 50 पैसे रिकवर हो रहा है तो 50% रिकवर हो रहा है, और जो टोटल अमाउंट आपको रिकवर होना था वो रिकवर होना था 5,000। अब 5,000 रिकवर नहीं हो रहा, उस 5,000 का 50% यानी सिर्फ 2,500 रिकवर हो रहा है। और अगर 2,500 रिकवर हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस 2,500 से। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,500 से। कैश अकाउंट डेबिट। और क्या होगा इसके साथ? और किसे डेबिट करोगे? बैड डेट डेबिट। बैड डेट डेबिट। बैड डेट अकाउंट डेबिट होगा बाकी 2,500 से। और कौन खत्म हो जाएगा? राम। टू राम अकाउंट। वेरी गुड, वेरी गुड। टू राम अकाउंट। डन। यानी इस एंट्री को आपने पार पा लिया। अब अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम राम ₹2,500 which was previously written off as bad debt। 2,500 रुपए अमाउंट रिकवर हुआ राम से, और ये वो 2,500 हैं जो आपने पहले बैड डेप्ट दिखा चुके थे। हम इसको बोलते थे बैड डेप्ट रिकवर्ड। हम इसको बोलते थे बैड डेप्ट रिकवर्ड, आपको याद होगा। क्या एंट्री करोगे? क्या एंट्री मारोगे इसकी? बैंक अकाउंट टू बैड डेट रिकवर्ड। ग्रेट। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, जो भी अमाउंट है आपके पास 2,500। देखो मैंने इसलिए पहला सवाल आपसे ये पूछा था कि क्या कोई साइंस स्ट्रीम से है, आप में से किसी ने यस नहीं करा था, तो मैंने इसलिए उसको उसी हिसाब से कंटिन्यू कराया कि बेसिक आपको थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत मैं दे रहा हूँ। फिर भी अगर कोई साइंस वाला है और उस समय नहीं बोल पाया तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मत, ग्रुप में तो आप कर भी नहीं सकते, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप कर देना। और कई बार ऐसा होगा मैं एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ, आपको डाउट है तो बेझिझक, क्लास में तो आप नहीं बोल पाओगे, एक बच्चे को शाइनेस होती है, शर्म होती है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। अलग से तो आप मुझे बता सकते हो सर मुझे मल्टीप्लिकेशन में या इसमें दिक्कत है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे, सर मान लो मुझे, मैं मना नहीं करता, लेकिन जब सवाल पूछो तो बड़े भाई के तौर पे पूछो। आपको सारे सवालों के जवाब आप तभी पूछ पाओगे, कोई भी दिक्कत हो कहीं पर भी हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं सीए कर रहा था मेरे फादर को एक सीए से साइन कराने के लिए, फॉर्म पे साइन होते हैं सर, रजिस्ट्रेशन, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे ना
शायद रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे भी होगा, तो बेझिझक मुझे स्कैन करके व्हाट्सएप कर देना, आपको साइन करके दे दिया जाएगा स्टाफ से और मेरे से। मेरे फादर को 3 घंटे वेट करना पड़ा था उन सीए के पास, और उस दिन से मैंने ये चीज एक अपना रूल बना रखा है कि बच्चे को किसी भी चीज के लिए वेट नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा पिछले इतने टाइम में आप कुछ भी क्वेश्चन करते हो 100% कोशिश होती है कि उसका रिप्लाई होता है, और वो रिप्लाई टीम नहीं करेगी, वो रिप्लाई मैं ही करूंगा हमेशा आपके साथ, चाहे आप फाइनल तक पहुंच जाओ चाहे आप फाउंडेशन में, वो कहीं भी पढ़ना उससे वो फर्क नहीं पड़ता सर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो प्लीज इस चीज की ध्यान रखना कि अगर डाउट पूछने में दिक्कत करोगे तो फिर आप नुकसान कर बैठोगे अपना। बैड डेब्ट रिकवर की एंट्री आपने कर ली, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब एक एंट्री जो मेरे दिमाग में आ रही है, देखता हूं आप लोग बता पाते हो कि नहीं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन ₹500। मशीनरी टू मशीन टू कैश अकाउंट। मशीन टू कैश। वेजेस टू कैश नहीं होगा। अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, मशीन का पार्ट होता है। ये शिवान की आवाज थी क्या? शिवान आप भी है क्या क्लास में? हाँ जी सर। ओके ओके भाई, शिवान अपना पुराना स्टूडेंट है इसलिए याद आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। कैपिटल और रेवेन्यू दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते थे। अब वेजेस पे करे आपने तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। शिवान आप ना मत, अभी आप जवाब मत देना बच्चे। शिवान मेरा 11 से भी स्टूडेंट है, 11 12, तो उसका लेवल मुझे आइडिया है उस चीज का। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वेजेस को डेबिट नहीं किया जा सकता, रेवेन्यू खर्चा नहीं है। ये कौन सा खर्चा है? ये कैपिटल नेचर का खर्चा है। कैपिटल नेचर का खर्चा क्या होता है? जो खर्चा आपने एक बार किया और अब दोबारा करने के लिए आपको लंबे समय का वेट करना है, रेगुलर बेसिस पर नहीं करना होता वो खर्चा। तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको मशीन की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जैसा आपको ठीक लगे। बताओ भाई, एक और आ रही है मेरे दिमाग में, एंट्री आ रही है। अब देखो टेढ़ी टेढ़ी एंट्री लिख रहा हूं मैं आपके साथ, कोई ऐसा नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं सर, छोटी छोटी एंट्रियां बता रहे हो, नहीं। गुड्स withdrawn for personal use ₹1100। 1100 के Drawings to cash। Drawing टू परचेज। कुछ लोग Drawing to Purchase। purchase account. यस, कुछ लोग कह रहे थे अभी कैश। कैश नहीं होगा बच्चे, क्रेडिट, क्योंकि आपने कैश नहीं निकाला, और यही तो रेक्टिफिकेशन है। अब वो तो आपको कहता है, आप एरर का एरर बता देते हो, रेक्टिफिकेशन नहीं करते। कोई बात नहीं, धीरे 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 सब क्लियर हो जाएगा। अकाउंट्स में तो फेल होने नहीं दूंगा, बाकी सब्जेक्ट में बाकी टीचर से आप कंफर्मेशन ले लेना। अकाउंट्स में फेल नहीं होने दूंगा अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो, ये मेरी गारंटी है। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹1100। अब 1100 के अगर आपने गुड्स निकाले तो चाहे आप गुड्स निकालो चाहे आप कैश निकालो, है तो वो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 1100। लेकिन क्योंकि आपने कैश नहीं निकाला, आपने गुड्स निकाला, और जब गुड्स आए थे तो आपने परचेजेस बढ़ाई थी, और अब गुड्स जा रहे हैं, बिजनेस से नहीं पैसे जा रहे हैं बाहर पर्सनल यूज के लिए, तो आपकी परचेजेस कम हो जाएगी। टू परचेजेस अकाउंट। 9th गुड्स विड्रॉन। यस सर। एक बार एक कैश विड्रॉन की एंट्री में क्रेडिट में क्या होगा? सर कैश होगा, टू कैश। ड्रॉइंग्स टू कैश। हाँ जी, चलो अब ये डाउट आ गया है, हाँ और अगर डाउट किसी के भी मन में हो सकता है। ड्राइंग्स दो टाइप की होंगी, या तो आप कैश और बैंक करेंगे, या फिर आप गुड्स करेंगे। दोनों ही केसेस में आपकी कैपिटल कम हो रही है, और कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। क्रेडिट कम हो रहा है तो हम उसे करते हैं डेबिट, ड्राइंग्स के नाम से। अगर किसी को इस क्लास में बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि सर ये हो क्या रहा है, मेरे को तो आज तक ऐसा पढ़ा ही नहीं था, वो भी मुझे क्लास के बाद एक बार व्हाट्सएप करना। आपके साथ क्लास 11th की प्लेलिस्ट शेयर की जाएगी यूट्यूब की, थोड़ा सा आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी। वैसे तो आप सब अच्छे होशियार बच्चे लग रहे हैं।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट दोनों में होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट दोनों में होगा। बस अगर कैश गया बिजनेस से बाहर तो कैश कम हुआ, टू कैश अकाउंट। अगर गुड्स गए तो टू परचेजेस अकाउंट। बोलो, कोई डाउट हो किसी को? कोई डाउट नहीं है, गुड। एक बार देख लेता हूँ कुछ और आपको जो समझाना हो। अच्छा, एक ना इसी में इस तरीके से आता है, गुड्स वाले में ही आता है। नाइन्थ एंट्री, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल रुपीज 100। Charity to purchase. Advertisement to purchase. Advertisement of debit to purchases. आप एडवर्टाइजमेंट को भी डेबिट करते हो या फिर आप फ्री सैंपल को भी डेबिट करते हो, बट क्रेडिट किसको करते हो? आप क्रेडिट करते हो परचेसेस को। अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी एंट्री रखने जा रहा हूं। बच्चे आप ये क्या कर रहे हो, स्क्रीन पे क्यों चला रहे हो? नाइन्थ में ड्राइंग्स को डेबिट नहीं कर सकते। नहीं सर, नहीं सर, फ्री सैंपल जो है ना वो बिजनेस के लिए है। आपने कई बार देखा है हमारे पास, अभी क्या होता है ना, जैसे हेयर कलर आता है, मैं नहीं लगाता, मेरे तो नेचुरल काले बाल हैं, अभी भी फादर लगाते हैं, तो मैंने उनका देखा कि हेयर कलर के साथ, लॉरियल की बात कर रहा हूँ, हेयर कलर के साथ उन्होंने शैम्पू फ्री कर दिया, तो वो शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री कर दिया। ये क्या है? ये बिजनेस की सेल्स बढ़ाने की टेक्निक है। तो ये बिजनेस के ही खर्चा है, ड्राइंग्स नहीं आएगा। ड्राइंग्स तब आता जब आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले आते, कि मेरा जो काम है वो मेरा काम है शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग का, तो मैं अपने घर ले आता हूँ हर महीने कुछ शैम्पू उठा के, वो ड्राइंग है। लेकिन अगर मैं उसको फ्री सैंपल के तौर पे बांट रहा हूँ तो मैं अपनी रीच बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़वाना चाहता हूँ। ये किसी ने चलाया है तो इसको रब करो यार, जिसने चलाया है। मेरे यहाँ से नहीं हो रही। अब एक ऐसी एंट्री आप लोगों के सामने जिसका जवाब आप लोगों को आता ही नहीं, आप भूल जाते हो हर बार। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹2000 is dishonored। चेक डिसऑनर्ड की एंट्री। राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कोई? या सभी नहीं से? Bank account debit to Ram. Check in hand account debit to Ram. चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है जी। देखो अब इसको कैसे समझना है, जब आपको चेक मिला होगा, अब जो आपने चेक इन हैंड बोला ना बच्चे, तो वो चेक इन हैंड भी ठीक है, मैं मना नहीं करता, चेक इन हैंड भी ठीक है, लेकिन आप इस चीज का एजम्पशन नहीं लेंगे कि आपने उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया। चेक इन हैंड तब तक चलता है जब तक हम उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते। अगर हमने उसको बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो फिर हमारा चेक इन हैंड नहीं होगा, फिर हमारा बैंक होगा। अब हमारा क्या हो गया, हमारा बैंक जो है वो खत्म हो गया, बैंक हमारा कम हो गया, बैंक हमारा कम हो गया तो हमने टू बैंक कर दिया। बैंक हमारा एसेट होता है, टू बैंक अकाउंट 2000 एंड किससे? राम से।
इस एंट्री को प्लीज 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 ध्यान से देख लेना। आपके जब भी रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, उसमें ये एंट्री आनी ही आनी है। उसमें ये एंट्री आनी ही आनी है। राम डेबिट क्यों हुआ? यस सर। सर ये एंट्री दोबारा समझा दीजिए। हाँ सर बिल्कुल लीजिए। हम ऐसा सोचो मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है? आप सीक्वेंस समझो। जब आपको चेक रिसीव हुआ होगा, आपको चेक रिसीव हुआ होगा राम से, तो आपने एंट्री क्या की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये एंट्री आप लोगों ने की होगी। जब आपका चेक रिसीव हुआ होगा तो आपने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अब ये चेक आपका क्लियर नहीं हुआ, ये चेक आपका क्लियर नहीं हुआ, तो ये जो आपने डेटर अपना कम किया था, ये जो डेटर आपने अपना कम किया था, ये क्या हो जाएगा? वापस बढ़ जाएगा। भाई आपका राम डेटर था, आपको उससे चेक मिला, आपने उस चेक को बैंक में डाला, तो आपने क्या कहा? आपने राम को फ्री कर दिया कि ठीक है जी आप जाओ, अब आप मेरे डेटर नहीं रहे, तो आपने राम को क्रेडिट कर दिया। लेकिन वो चेक तो क्लियर हुआ नहीं, तो आपने वापस राम को पकड़ा, भाई कहाँ जा रहे हो, वापस आओ, आपका चेक क्लियर नहीं हुआ। और अपना चेक क्लियर नहीं होगा जब तक आप मेरे दोबारा डेटर बन गए। और जो बैंक मैंने इंक्रीज किया था वो बैंक में क्या कर दूंगा? डिक्रीज कर दूंगा। अब बताओ, अब बताओ भाई, जिसका डाउट था एक बार यस करोगे? हाँ जी सर समझ आ गया। क्लियर हो गया सर। ठीक है सर, वेरी गुड। ये हो गया आपके पास। और कुछ एंट्रीज ऐसी आपको समझ नहीं आती है, एक बार देख लेते हैं जरा। ठीक है, अब आपको मैं टाइम दे रहा हूं, अब आप इसको नोट करेंगे फटाफट से, जहां से भी शुरू हुआ था। ये मैंने आपके साथ एक बेसिक लिया अभी जर्नल का, एक बार नोट कीजिए इसको, इसको रहने दीजिए, यहां से नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लेने की आदत छोड़ देना। सर नीचे। जी जी जी, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा तो आपको जल्दी जल्दी भी होगा। विजिबल है ना? यस सर।
अच्छा, इतने आप ये लिख रहे हो। सर चलिए, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। लीजिए सर, पूरा ऊपर कर दूं? पहला पेज तो हो गया होगा। अच्छा, एक डाउट आ रहा है ये बच्चे का, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं, बता दीजिए। आपका अकाउंट्स सब्जेक्टिव है, ठीक है, लॉ सब्जेक्टिव है, मैथ्स और इको ऑब्जेक्टिव है। तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ, एक अच्छा ये किसी ने जवाब भी दिया है, ये मैंने अब पढ़े हैं, पहले के हैं। डेबिट और क्रेडिट का मैंने जब पूछा था, किसी ने लिखा है, शायद सचिन ने लिखा है, ये सचिन अग्रवाल, डेबिटियम और क्रेडिटियम। सर ये, अच्छा आप डीआर और सीआर की फुल फॉर्म बता रहे हो? ये उनका ना लैटिन वर्ड है। डेबिट का लैटिन और क्रेडिट का लैटिन वर्ड है, डेबिटियम क्रेडिटियम। फादर ऑफ अकाउंट्स हैं। अकाउंट्स किसने बनाया? ल्यूकस पैकियोली। ल्यूकस पैकियोली। एक मिस्टर अय्यर भी हैं, वो इंडियन फादर ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं, लेकिन वैसे जो फादर ऑफ अकाउंट्स हैं वो ल्यूकस पैकियोली है। तो लैटिन भाषा में उन्होंने बनाया, तो इसलिए वो डेबिटियम और क्रेडिटियम, उसको जब यहाँ पे अडॉप्ट किया गया तो वो डेबिट और क्रेडिट हो गया था। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, अच्छे से रजिस्टर मेंटेन करना है बच्चों, अच्छे से। जो बेसिक्स था ना, जैसे 11th-12th में पढ़ते थे, प्लीज वैसे ही पढ़ना। अपने आप को बड़ा मत बना लेना, वरना फिर पास नहीं होते। यही रीजन है सबसे बड़ा, कि हम लोग जो 90s की सोचते हैं 11th-12th में, वो सीए में 50 तक भी नहीं पहुंच पाते। उसका रीजन ही ये है कि हम लोग ना बेसिक भूल जाते हैं, हमें रटने की कोशिश हो जाती है, हम सिलेक्टिव स्टडीज में पढ़ जाते हैं कि इस चैप्टर को कर लेंगे, इसको नहीं करेंगे। तो उन चीजों से बचे रहोगे, 11th-12th की तरह चलोगे तो बड़े प्यार से और जल्दी सीए बन जाओगे। और कर दो, नीचे हो गया यहाँ तक। अच्छा, एक ये अमित अब है क्लास में कि नहीं पता नहीं मुझे। अमित का भी एक डाउट था कि सर रोज कितने लेक्चर्स होंगे। तो आप सब लोग ग्रुप में हैं, उसमें मैंने शेड्यूल भेजा हुआ है बच्चे, वही शेड्यूल फॉलो होगा। अमित है क्लास में अब? बस यहीं तक है, यहाँ तक हो जाए तो बताना, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। थके तो नहीं हो अभी?
1 घंटे की आदत है आप लोगों को पढ़ने की क्लास 12 की? सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। दीजिए, कितना वो बताओ। बस। ओके, मेरी आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? बच्चे नो कह रहे भैया। नो सर। देखो एक चीज देख लो, थोड़ा सा ना कोशिश करो कि अगर लैपटॉप पे ले लो क्लास, अगर ले सकते हो तो, पॉसिबल है तो लैपटॉप पे लो क्लास, ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा समझ आता है। और ऊपर करूं, नीचे करूं, कि आगे करूं, कि पीछे करूं, या आगे बढ़ जाऊं? I have done, sir. You have done, that's great. डन भैया। डन। चलिए, ये बच्चे मैंने आप लोगों के साथ जर्नल समझा, ठीक है। अभी थोड़ा सा ना डेमो लेक्चर भी चल रहा है, मुझे दोनों तरफ देखना पड़ रहा है, आप समझना मेरी बात को, कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बैठे होंगे कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं वो देखना है, तो आपको ये ना लगे कि सर सिर्फ बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो मैं इसीलिए रेक्टिफिकेशन पे भी आ रहा हूँ। अगर आपको फिर भी बेसिक में, लेजर्स में तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, ट्रायल बैलेंस में, इनमें एज सच कोई दिक्कत होती नहीं है सर। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, उसकी भी प्लेलिस्ट होंगी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग करके ही सीए फाउंडेशन में जाना। अगर आप बेसिक वीक कर दोगे तो सीए फाउंडेशन तो क्लियर हो जाएगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन इंटर में फंसोगे और फिर सबसे ज्यादा फंसोगे फाइनल में। अकाउंट्स का सारा खेल बेसिक्स का है, ये ध्यान रखना। मैं जब इंटर में भी आप पढ़ोगे अगर मेरे से, चाहे वीडियो लेक्चर्स लेते हो या लाइव पढ़ते हो जैसे मर्जी, तो भी मैं पहला लेक्चर ऐसे ही स्टार्ट करूंगा, आज ही लिख लेना मेरी इस बात को। अब मैंने आप लोगों के साथ बेसिक जर्नल एंट्रीज की, कोर्स मैंने आप लोगों को दिखाया आपका, और इसमें अब इस जर्नल एंट्रीज का क्योंकि मैंने यूज किया है, तो जर्नल एंट्री से डायरेक्टली रिलेटेड होता है रेक्टिफिकेशन। अगर आप मेरे से पूछोगे सर कितने का आएगा एग्जाम में, आएगा कि नहीं, अभी मैंने आपको दिखाया, कितने मार्क्स का नजर आ रहा है आपको? 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन आ चुका है लास्ट अटेम्प्ट में, तो इस बार भी आएगा, कोई दो राय नहीं है। रेक्टिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सीए फाउंडेशन। ये पेपर मैंने इसीलिए खोल के रखा हुआ है, कोई बच्चा कहता सर ये नहीं आएगा, बच्चों वाली चीज है, ऐसा नहीं है जी। चलिए, हेडिंग डालेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब हम लोग कोर्स को करेंगे तो हमारा करने का तरीका, ये जो बुक मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ये आपके पास भी चली जाएगी वंस यू फाइनलाइज योर एडमिशन। जैसे ही आप एडमिशन फाइनल करते हो, ये बुक आपके पास चली जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, ऐप आपके पास, आप डाउनलोड कर सकेंगे। उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी, मार्क माय वर्ड्स, जो हम आईसीआई मॉड्यूल में से नहीं करेंगे। आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करने हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई एक आधा क्वेश्चन मेरे से रह गया तो वो आपको भी देखना है, इस चीज का ध्यान रखना। 99% जो कोर्स है वो आपके आईसीआई मॉड्यूल से कवर होता है। आप किसी बड़े ऑथर की, कहीं की किसी की बुक उठा के पढ़ने लग जाओ, उससे कोई खास फायदा नहीं होगा जब तक कि आपका आईसीआई मॉड्यूल कंप्लीट नहीं है। आईसीआई मॉड्यूल इंटर में काम नहीं आता, फाइनल में काम नहीं आता, लेकिन फाउंडेशन में तो पूरा, भैया पता नहीं क्या इनको प्यार है, पूरा आईसीआई मॉड्यूल रखते हैं लोग। तो आईसीआई मॉड्यूल हमने पूरा कवर करेंगे और उसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जब हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की बात करते हैं तो मुझे याद आता है टाइप ऑफ एरर। कोई मेरी मदद कर सकता है? मुझे याद नहीं आ रहा एरर कितने टाइप के होते थे, मोटा मोटा। सर एरर ऑफ ओमिशन। एक सेकंड सर, एक सेकंड। एरर ऑफ, मैं मोटे मोटे की बात कर रहा हूं, बिल्कुल। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग। सर ये आप अंदर घुस गए। अब एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में भी नंबर ऑफ एरर्स हैं वैसे तो।
ठीक है। एरर ऑफ कमीशन, सबसे मेरा फेवरेट एरर ऑफ प्रिंसिपल, और उससे भी ज्यादा मेरा फेवरेट कंपनसेटिंग एरर। सबने सुना इसका नाम? कोई ऐसा जो नाम कोई पहली बार सुन रहा हो? कोई नहीं है ऐसा? सुना है, बस याद नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर वो करण अर्जुन वाली फीलिंग आती है ना, सुना सुना सा लगता है कि कहीं तो सुना है। क्लास 11th में ही था, भूल जाओ उसको कि आप कभी क्लास 11th में थे, ऐसा समझो कि 10th के बाद सीधा फाउंडेशन में आके बैठ गए। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में भी अपने 4-5 तरीके के एरर हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। अगर मैं आपसे एरर ऑफ ओमिशन की बात करूं तो बच्चे एरर ऑफ ओमिशन भी 2 टाइप का होता है। कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा हैंडसम है और इन पे लिखना थोड़ा उतना आसान होता भी नहीं है बच्चे, तो कोई वर्ड अगर नहीं समझ आ रहा हो तो मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग। कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन क्या मतलब है? आपको जर्नल एंट्री करनी थी, आपको जर्नल एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपको एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपने एंट्री ही नहीं करी, आपने एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं करी, ना तो आपने कैश को डेबिट किया ना ही आपने कैपिटल को क्रेडिट किया। ये ओमिशन, ओमिशन का मतलब भूल जाना, ओमिट कर गए, वॉमिट नहीं, ओमिट, ओमिशन मतलब भूल जाना। आप एरर एंट्री करना ही भूल गए। अगर आप पूरी एंट्री करना भूल गए, ना तो आपने डेबिट किया और ना ही आपने क्रेडिट किया, तो वो क्या है? वो है एरर ऑफ ओमिशन। अब ये तो हो गया कंप्लीट ओमिशन। अगर आपने एक पार्ट कर दिया और एक पार्ट नहीं करा, आपने डेबिट कर दिया लेकिन आपने क्रेडिट नहीं करा, तो क्या है वो है पार्शियल ओमिशन। अच्छा, जब मैं टाइप ऑफ एरर में चलता हूं ना, तो एरर को टाइप करने के 2 तरीके, एक तरीका और होता है अगर आपको याद हो तो। ड्यू टू विच ट्रायल बैलेंस will not agree। ऐसे एरर जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस विल एग्री। और कुछ एरर ऐसे होते हैं जो हैं लेकिन तब भी आपका ट्रायल बैलेंस एग्री करवा देते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से बताना, अगर मैंने एंट्री की ही नहीं, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा एक एंट्री का, मेरा ट्रायल बैलेंस एग्री होगा या नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, सबका जवाब आ जाएगा। रीजन क्यों हो जाएगा? क्योंकि ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, कोई इफेक्ट ही नहीं है। हाँ, मैं मान गया आपकी बात को। आपने डेबिट भी उतने से ही कम कर दिया, डेबिट भी आप उतने से करना भूल गए और क्रेडिट भी आप उतने से ही करना भूल गए, तो एक तरीके से एरर में डेबिट भी उतने से कम हो गया, क्रेडिट भी उतने से कम हो गया, तो उसका कहीं ना कहीं कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो मैं कहूंगा कि भाई अगर कंप्लीट ओमिशन है, अगर कंप्लीट ओमिशन है तो उसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं करेगा, वो एग्री करेगा। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर का पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन देखते हो ना, वो कहीं ना कहीं ट्रू फॉल्स का होता है। तो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे बेसिक पूछता है
इसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको कुछ टर्म्स को डिफाइन करना होगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थ्योरी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल है कि सर सीधा प्रैक्टिकल करा दो, थ्योरी भी है, इसीलिए मैं आपको हर चीज करा के चल रहा हूं, ध्यान रखना। अब तो मैंने, अब पार्शियल ओमिशन से क्या समझते हो? पार्शियल ओमिशन की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस एग्री होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज सर हम एक साइड नोट कर देंगे तो दूसरी साइड रह जाएगी। जैसे हमने डेबिट कर दिया तो क्रेडिट नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करेगा। नहीं करेगा भाई। अगर आप एक साइड कर रहे हो दूसरी नहीं कर रहे हो तो आप कौन से प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल प्रिंसिपल या ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट जो बोलो। अब अगर आप इसका उल्लंघन कर दोगे, आप डबल इफेक्ट नहीं करोगे, डेबिट क्रेडिट दोनों नहीं करोगे, तो किसी भी हालत में आप अपना ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर पाओगे। तो पार्शियल ओमिशन के केस में हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होगा। डन। एरर ऑफ कमीशन को भी रहने दो, एरर ऑफ कमीशन को बाद में दिखाऊंगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? कैपिटल रेवेन्यू बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इंटरचेंज्ड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो एग्जांपल लिया था ना मैंने आप लोगों के साथ, वो मशीन वाला, कि आपने एक मशीन लाए और उस मशीन की इंस्टॉलेशन पर, उस मशीन की इंस्टॉलेशन पर आपने वेजिस खर्च करी 500 रुपए की, मशीन की इंस्टॉलेशन पर वेजिस खर्च की 500 रुपए की। तो आपने उसको मशीन में ऐड नहीं, आपने उसको वेजिस में नहीं डाला, आपने उसको किस में डाला? मशीन में डाला। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। मैं एक एसी के नीचे बैठा हूं, आराम से बैठा हूं, तभी पसीने नहीं आ रहे, दिल्ली में बहुत गर्मी है आज। अगर मैं एसी लाता हूं, ध्यान से मेरी बात समझना, वो एसी मुझे पड़ा 32,000 का, लेकिन उसके साथ एक मैकेनिक को बुलाना पड़ा, उसने 2,000 रुपए लिए। ही हैज टेकन ₹2,000 फ्रॉम मी फॉर इंस्टॉलिंग दैट एसी। इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है? वर्किंग कंडीशन में लाना। अब मैं बैठा हूं, आराम से बैठा हूं, एक साथ में पड़ोसी आते हैं, शर्मा जी आते हैं। शर्मा जी कहते हैं बड़ा मजे ले रहे हो त्यागी जी, क्या बात है? मगर यार एसी लाया हूं शर्मा जी, नया नया। तो शर्मा जी मुझसे पूछते हैं कितने का लगा एसी त्यागी जी? अब मैं उनको कॉस्ट क्या बताऊंगा? मैं उनको कॉस्ट 32,000 नहीं बताऊंगा, मैं उनको कॉस्ट बताऊंगा 32,000 प्लस 2,000 जो इंस्टॉलेशन पे भी लगा, तो कॉस्ट हो गई 34,000। तो ऐसे खर्चे जो आपने किसी कैपिटल नेचर के लिए किए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किए हैं, उन खर्चों को उसी कैपिटल एक्सपेंडिचर की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये होता है। अब आपने ऐसा नहीं किया, आपने गलती से कर दिया वेजिस, आपने गलती से कर दिया वेजिस। मेरे पास कोई भी ऐसा मिल जाएगा मुझे, ये देखो 5th एंट्री, अभी एंट्री नहीं करा रहा, सिर्फ दिखा रहा हूं। ₹20,000 as wages spent on installation of machinery was debited to wages account। अब आपने 20,000 का खर्चा किया था मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपको डेबिट किसे करना चाहिए था? मशीन को। मशीन को। बट आपने डेबिट किसको कर दिया? आपने डेबिट कर दिया वेजिस को। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने फर्नीचर परचेस किया तो डेबिट क्या होना चाहिए? अगर मैं फर्नीचर परचेस कर रहा हूं तो फर्नीचर। अगर मैं गलती से डेबिट कर देता हूं परचेजेस, तो फर्नीचर मेरा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था, लेकिन मैंने गलती से रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को डेबिट कर दिया, तो वो मेरा एरर है, प्रिंसिपल है। डन। ये तो आप लोग समझ गए। कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? डन। अब मेरा सवाल ये है कि इस एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच होगा या नहीं? होगा। हो जाएगा सर। होगा। बड़े श्योर हो सर आप लोग? लगता है इस बार हम लोग मिलकर 100% रिजल्ट देने वाले हैं सीए फाउंडेशन में। काफी होशियार बच्चे मिले हैं मेरे साथ। अब बिल्कुल होगा सर, ट्रायल बैलेंस मैच होगा। क्यों मैच होगा ट्रायल बैलेंस?
क्योंकि मेरे को डेबिट किसी चीज को करना था, मैंने उस नाम को डेबिट नहीं करा, उसकी जगह मैंने किसी और नाम को डेबिट कर दिया। तो नाम से ट्रायल बैलेंस पे फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ता है डेबिट से या फिर क्रेडिट से। ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ता है डेबिट से या फिर क्रेडिट से। अगर मेरा डेबिट था, मैंने डेबिट किया, भले ही मैंने किसी और नाम से किया, तो मेरे ट्रायल बैलेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी एग्री करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा। अब कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर से क्या समझते हो, बताओ भाई। एक एरर को दूसरे एरर ने कंपनसेट कर दिया उसी अमाउंट से। बिल्कुल सही जवाब। देयर विल बी टू एरर्स। कितने एरर्स होंगे, 2 एरर्स होंगे। वन एरर विल कंपनसेट सेकेंड एरर, और एक एरर की वजह से हमारा दूसरा एरर क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। एक एरर की वजह से दूसरा एरर। एग्जांपल दूं इसमें एक आपको, एग्जांपल ऑफ कंपनसेटिंग एरर, एग्जांपल ऑफ कंपनसेटिंग एरर। देखो आपको 2 एरर दिए होंगे। पहला एरर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹1000 posted as ₹10,000. Amount received from Shyam ₹10,000 posted as ₹1,000. अब अगर आप मेरे से पहले वाले की एंट्री पूछोगे तो पहले वाले की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू राम 10,000। ये एक एरर हो गया। दूसरे एरर में आपको अमाउंट रिसीव हुआ श्याम से, तो करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी बच्चे, वो होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। कितना अमाउंट होना चाहिए था, 10,000। बट आपने क्या कर दिया, आपने कर दिया 1,000। ये देखो, अब यहां पर गलती से 10,000 हो गया, यहां पर गलती से 1,000 हो गया, जबकि सही तरीके से यहां पर 1,000 होना चाहिए था, तो वो 1,000 यहां हो गया, और जो यहां 10,000 होना चाहिए था वो 10,000 यहां हो गया। तो 2 एरर हो गए, लेकिन 2 एरर की वजह से एक भी एरर नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया। इसको कहा जाता है कंपनसेटिंग एरर। क्या कंपनसेटिंग एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस पे फर्क आएगा, नो, नहीं। ट्रायल बैलेंस विल एग्री। एक बार नोट कीजिएगा इसको प्लीज। एरर ऑफ कमीशन को मैं अलग से समझाऊंगा, इसमें 3-4 एरर है, वो यहाँ पे आएंगे नहीं। इसको एक बार नोट कीजिए प्लीज।
सर थ्योरी कितने मार्क्स की होती है? सर ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है आपके पास, ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं है, मैं कुछ भी कह दूंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन जो है आपके पास 12 से 16 मार्क्स का वो थ्योरी का चला जाता है, अगर मैं ट्रू फॉल्स और वैसे मिला लूं डेफिनेशंस। ओके सर। किसी और का कोई और डाउट हो तो प्लीज मुझे चैट में बताएं एक बार, और माइक ऑन करके बोलना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम। आई होप हो गया है कि अभी कर रहे हैं। हो गया सर। कोई मुझसे सवाल पूछते रहा करो ना, मैं बोर हो जाता हूँ। हो गया सबका, कोई डाउट नहीं किसी को आज के पूरे लेक्चर में कोई डाउट हो? हो गया। एक बार पेपर दिखाऊं आपको फॉर इंटरेस्टेड, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको। यस सर। यस सर। देखो पहला क्वेश्चन 12 मार्क्स का, ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में अंदर तक नहीं जाऊंगा अभी, जैसे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, कौन से चैप्टर से है? शेयर्स। कंपनी शेयर्स, यस। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा जो आपके अभी आपने किया नहीं है। अब ये सारी तो नई टर्म्स हैं, देखो कि कैपिटल कमिटमेंट्स क्या हैं। हालांकि कैपिटल कमिटमेंट्स 11th में थी, बट छोड़ दो, काफी डीपली था वो वहां पे। एक्सपायर्ड कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट, ऑब्सोलेंस, सब कुछ छोड़ दो अभी। ये देखो कौन सा क्वेश्चन आया, आपका अपना प्यारा बीआरएस। अभी जब मेरे से करोगे तो हम लोग इसमें शावा शावा कंसेप्ट करते हैं, बड़ा अच्छा चैप्टर है। 4 मार्क्स का बीआरएस। अब डाउट आता है सर क्या ये पूरा 11th बेस्ड है? सर है तो 11th बेस्ड ही। आपकी आवाज कट गई, मैंने सुना नहीं, दोबारा बताइए। सर पूरा क्वेश्चन तो बीआरएस। पूरा क्वेश्चन बीआरएस है ये 4 मार्क्स का। मेरे को शायद डाउट नहीं समझ आया आपका। अच्छा ये सस्पेंस अकाउंट आ गया, एरर आ गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 मार्क्स। तरीका भी बता देता हूँ आपको। टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास वो 6 क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और ये जो तरीका है ना एग्जाम का, ये सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक आईसीआई का सेम तरीका है कि भाई 6 क्वेश्चन देंगे, 6 में से कोई 5 करने हैं, लेकिन पहला कंपलसरी है। कैसे करना है, क्या करना होगा, वो भी समय आने पे बताया जाएगा आपको कि पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, वो भी करेंगे जब समय आएगा उस चीज का। ट्रायल बैल ये हो गया। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 10 मार्क्स का है, टोटल 7 एंट्रीज है। आपको जर्नल एंट्री करनी है। और सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है,
कुछ अलग नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री करनी है। 7 एंट्री करने में अगर आपको आता होगा कितने मिनट लगा लो, 7 मिनट, तो 7 मिनट में आपको 10 नंबर आ गए। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन आपका है क्या लगता है किसका है? डेप्रिसिएशन का, 10 मार्क्स का। और डेप्रिसिएशन बहुत अलग तरीके से चलता है इसमें, तो डेप्रिसिएशन को ऐसा मत मानना बच्चे कि 11th-12th का है। ये कुछ नया है, कंसाइनमेंट नया चैप्टर है, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, तो इसको देखने का कोई फायदा नहीं है। ये भी नया है, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, ये भी आपका कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ नीचे, सी पार्ट, अटेम्प्ट एनी वन, इंटरनल चॉइस भी आती है आपके पास। ये सब वो है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी आपके कोर्स के आउट है, ये 11th-12th का नहीं। Partnership deed of the firm constituted 3 partner PQR whose fixed capital is this, insurance policy is this, upon death share P की डेथ हो जाती है, amount standing to the credit ये पे होगा, you are required to prepare account showing amount due to P is legal item। डेथ का केस है थोड़ा सा एडवांस लेवल, वो भी देखेंगे, बट है डेथ का केस। रिसिप्ट एंड पेमेंट आ गया, किसकी याद दिलाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? एनपीओ। एनपीओ, आपका प्यारा, सबका प्यारा एनपीओ। यही एक चैप्टर है जो समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, आएगा। इन्वेंट्रीज, ये नया चैप्टर है आप लोगों के लिए, इसको करेंगे हम, जल्द करेंगे। रेक्टिफिकेशन के बाद हम लोग इन्वेंट्री ही करेंगे, बाकी ये नया पड़ेगा आपके लिए। ये तो बैलेंस ऑफ कस्टमर रिमेनिंग और टोटल इनकम है, तो ये बेसिक ही, बट अभी आपको समझ नहीं आएगा। अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आ जाओ आगे। ऑथोराइज शेयर कैपिटल दी हुई है, अलॉटमेंट दी हुई है, फाइनल कॉल दी हुई है, कंपनी। थोड़ा सा एडवांस लेवल है लेकिन है बेसिक्स ही, तो बेसिक से भागकर कहीं नहीं जा पाओगे। डिस्कस द रूल्स इफ देयर इज नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बता सकता है कोई? 6% इंटरेस्ट After 5 पॉइंट्स पे बात करता था ना, याद है आपको? सैलरी नहीं दी जाएगी, आईओसी नहीं दिया जाएगा, आईओडी नहीं चार्ज होगा, आईओएल 6% जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगी। और ये कहाँ लिखा है सारी चीजें? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी तो कहाँ लिखी हैं चीजें? Indian Partnership Act 1932। 1932, आप लॉ में भी पढ़ेंगे बच्चे उसको। अब एक चीज का ध्यान रखना, अब आज की क्लास मेरी अभी यही रहेगी, 7:30 हो चुका है मेरे पास, 2 मिनट रह गए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कराऊंगा आप लोगों के साथ। तो अगर आपको आज की क्लास में थोड़ा सा भी डाउट रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा बेसिक्स आप भी अपने पार्ट पे देख लें, अगर वो वीक चल रहा है आपका तो। और नहीं रहा है, सब कुछ अच्छा लगा है तो मोस्ट वेलकम, बहुत बढ़िया, इसका मतलब आप लोग तैयार हैं सीए के लिए, सीए फाउंडेशन के लिए। अब आपका शेड्यूल आपके ग्रुप में है, वो आप देख लेना। कल मॉर्निंग में क्लास है जिनकी भी है, और अगर कोई नया होगा, वैसे तो अकाउंट्स, लॉ और इको पे सेम लिंक काम करेगा, यही लिंक काम करेगा जो लिंक आपके साथ आज शेयर हो रहा है, और मैथ्स का लिंक अलग आएगा बस। कोई डाउट बचे? समझ आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है जी, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा मैं आप लोगों से थर्सडे। और वैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कल भी आऊंगा शाम दोपहर को लाइव 2 बजे। जिन लोगों का अभी सीए फाउंडेशन जून में अटेम्प्ट है ना, उन लोगों के लिए एक रिवीजन लेकर आ रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जब आपका आएगा तो आपके लिए भी लेकर आया जाएगा, वो हर बार लाया जाता है। तो अगर आपको और अच्छी तैयारी करनी है, टाइम है, तो कल हमारे साथ यूट्यूब चैनल पे भी लाइव जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, थैंक यू। Thank you, sir.